अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे, अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो, द लास्ट शो ऑफ द वीक, क्योंकि आज है फ्राइडे। बट बात वही होगी पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, बिकॉज पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड कल से शुरू होगा कराची टेस्ट। उसके हवाले से अपडेट्स क्या क्या हैं, साथ ही साथ फीफा वर्ल्ड कप 2022 के हवाले से भी बात होगी, बिकॉज संडे को खेला जाएगा द फाइनल ऑफ फीफा वर्ल्ड कप 2022। तो उसके हवाले से भी डिस्कशन करेंगे। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं आदिल अजहर। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग आप सबको। एंड एज सवेरा सेड, यस, बिग मैच, फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल, गालिबन दुनिया में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला स्पोर्टिंग इवेंट। और अगर उस स्पोर्टिंग इवेंट फीफा वर्ल्ड कप के किसी स्पेसिफिक मैच की बात की जाए, सो दैट हैज टू बी द फाइनल। और ज़ाहिर इसके हवाले से ज़रूर बात होगी, बिकॉज एक लेजेंडरी फुटबॉलर अपने मुल्क के लिए आखिरी मैच खेल रहे होंगे। फीफा का जिक्र होगा थोड़ी देर बाद। ऑफ कोर्स फाइनल, जस्ट डोंट फॉरगेट, इन दोनों टीमें जो खेलने वाली हैं, यू नो दिस इज अर्जेंटीना वर्सेस फ्रांस। आई एम वेटिंग फॉर समथिंग टू कम ऑन द स्क्रीन ऑनेस्टली, लेकिन बहरहाल चलें जी, लेट अस स्टार्ट आवर शो एज ऑलवेज विद व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स। सो ओवर टू सवेरा। बिल्कुल जी। सो व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड। ये वो टेस्ट है जिसका अगर मैं सीरीज के हवाले से कहूँ तो यस 2-0 डाउन है पाकिस्तान ऑलरेडी। सो 2 टेस्ट मैचेस की बर्तरी हासिल है इंग्लैंड को। मगर ये टेस्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज तक क्लीन स्वीप नहीं हुआ है अपनी सरजमीन पे पाकिस्तान के अगेंस्ट। सो यस, अपनी प्राइड के लिए खेलना बहुत ज़रूरी होगा, अपने इस रिकॉर्ड को बचाने के लिए जो हमारे अगेंस्ट जाएगा उसको बचाने के लिए बाबर आजम 11 को बहुत डट के और जम के खेलना पड़ेगा। सो पाकिस्तान इंग्लैंड के दरमियान सीरीज़ का तीसरा टेस्ट कल से कराची में शुरू होगा। इंग्लैंड ने कराची टेस्ट के लिए 2 तब्दीलियाँ की हैं, जहाँ पे फास्ट बॉलर जेम्स एंडरसन की जगह बेन फोक्स टीम में शामिल होंगे। विल जैक्स की जगह रेहान अहमद को मौका दिया जाएगा। दूसरी तरफ 19 साल रेहान अहमद जो है वो टेस्ट डेब्यू करेंगे, तो वो इंग्लैंड के जो है वो यंगेस्ट प्लेयर हो जाएंगे डेब्यू करने के लिए। कौमी टीम में भी तब्दीलियों के इम्कानात हैं। एक तो इमामुल हक जो है वो अपनी हैमस्ट्रिंग इंजरी की वजह से तीसरे टेस्ट के लिए अवेलेबल नहीं है। सो अजहर अली जिन्होंने आज ऐलान किया है कि ये उनका आखिरी टेस्ट होगा और उसके बाद ही हैंग हिज बूट्स। सो यस, रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है, वो दिखेंगे इमामुल हक की जगह। और दूसरी तरफ जो है बहुत खबरें आ रही हैं सरफराज अहमद की, बिकॉज सरफराज अहमद ने प्रैक्टिस बहुत की है, मगर सिर्फ इम्कानात हैं, कोई कंफर्म रिपोर्ट नहीं है। बट सलमान अली आगा की जगह शान मसूद आपको एक्शन में दिखे। ऑलराइट, अजहर अली का जिक्र हुआ तो उनके हवाले से ज़रा बात करते चलते हैं। अजहर अली ने आज अनाउंस किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि उनका टेस्ट करियर अब अपने ख़त्म को पहुंच रहा है। 96 टेस्ट पाकिस्तान के लिए खेले, आखिरी टेस्ट कराची टेस्ट 97वां टेस्ट उनका आखिर होगा। लगता यही था कि इस सीरीज़, ये जो बैक टू बैक सीरीज़ हैं, अगर इसमें अजहर सारे मैचेस खेल लेते तो ही वुड हैव कंप्लीटेड हिज 100 टेस्ट मैचेस, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ये लैंडमार्क अचीव नहीं कर पाएंगे। 96 टेस्ट में 7097 रन बनाए, जिसमें 35 सेंचुरियाँ और 19 सेंचुरियाँ शामिल हैं। अजहर अली ने टेस्ट क्रिकेट में 302 रन्स की जो है वो अब उनकी जो सबसे बेस्ट इनिंग थी वो ये थी। ज़ाहिर है when we look back, a very long career, I think वो जो the class of 2010 एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट वाक़या पाकिस्तान क्रिकेट में हुआ था, जिसके बाद से एक्चुअली क्रिकेट टुक अ वेरी न्यू, टेस्ट क्रिकेट टुक अ न्यू फॉर्म। उसके ही वॉज द लास्ट रिमेनिंग प्लेयर अजहर अली उस क्लास के। हाउएवर वेरी मिक्स्ड लेगेसी, नेचुरली जब भी कोई खिलाड़ी रिटायर हो जाता है तो उसकी लेगेसी के हवाले से बात होती रहेगी। और आई थिंक हमारे प्रोग्राम में भी अगले हफ्ते हम इस पर काफ़ी नज़र डाल रहे होंगे कि अजहर अली ने अपने करियर में क्या खोया क्या पाया। बहरहाल जी, अजहर अली इज़ रिटायरिंग आफ्टर प्लेइंग 97 टेस्ट और कराची टेस्ट उनका आखिरी टेस्ट साबित होगा। बिल्कुल जी। एंड आई वुड जस्ट लाइक टू ऐड इन अदील के वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड बैटर आई वुड से फॉर पाकिस्तान, इस वजह से बिकॉज उनकी ज़्यादातर इनिंग्स जो है वो पाकिस्तान से बाहर हुई। 72 इसमें से टेस्ट मैचेस जो है वो उन्होंने पाकिस्तान से बाहर खेले एंड रेस्ट ऑफ दीज टेस्ट मैचेस जो है वो पाकिस्तान में उनको फिर मौका मिल गया खेलने का, वरना न्यूट्रल वेन्यू पे वो खेलते रहे। 5th हाईएस्ट रन गेटर हैं वो आप अब तक आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में। सो यस, बड़ी खामोशी से वो रन्स करते चले गए। 200 उनके मेलबर्न में भी थे, डबल सेंचुरी उन्होंने मेलबर्न में भी की थी। तो यस, बहुत सारी हम बातें करेंगे बिकॉज जब लाला में ज्वाइन इन करेंगे तो लाला के ही अंडर उन्होंने डेब्यू किया था। सो डेफिनेटली बात ज़रूर होगी। मूविंग ऑन फर्दर, PSL 8 की जब हम बात करते हैं तो PSL 2023 के ड्राफ्ट मुकम्मल हो गए, कल हुआ वो ड्राफ्ट।
और ड्राफ्ट में क्या क्या टीम सामने आई वो तो हम आगे आपको प्रोग्राम में ज़रूर बताएंगे, बट थोड़ी सी आपको उसके हवाले से झलकियाँ ज़रूर बता देते हैं। PSL 8 के लिए तमाम फ्रेंचाइज ने टीमें मुकम्मल कर ली हैं और हसरंगा और मार्टिन गप्टिल जो हैं वो ग्लैडिएटर्स में शामिल। वहाँ दूसरी तरफ मैथ्यू वेड और इमरान ताहिर कराची किंग्स का हिस्सा बने। डेविड मिलर और आदिल राशिद जो हैं उनको मुल्तान सुल्तान ने पिक किया। एलेक्स हेल्स हो गए, मोइन अली को इस्लामाबाद यूनाइटेड ने चुन लिया एंड जिमी नीशम, मुजीबुर रहमान पेशावर ज़ल्मी ने उनको पिकअप किया एंड अबरार अहमद इस्लामाबाद और साइम अयूब पेशावर ज़ल्मी का में उनका इंतखाब हुआ। तजुर्बाकार मोहम्मद हफीज़, कामरान अकमल और अहमद शहजाद को किसी भी फ्रेंचाइज ने पिक नहीं किया। वाह, आई मीन दिस इज गोइंग टू बी वन रिमार्केबल PSL जिसमें कुछ बहुत बड़े नाम जो हैं वो हमें दिखाई नहीं दिए जाएंगे। चलें जी, बात करते हैं आखिर में, जैसे कि हम कह रहे थे पहले भी, कि दुनिया स्पोर्ट का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला मैच, बल्कि कहना चाहिए कि लाइव टेलीविज़न का या टेलीविज़न का पर सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला जो मोमेंट होता है फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल, वो इस वीकेंड पे आ रहा है। हम पाकिस्तानियों के लिए बड़ा कंफर्टेबल टाइम, रात को 8 बजे संडे की शाम। क्या बात है जी, ऐसा लग रहा है हमारे लिए शेड्यूल बनाया गया है ये। और आप जानते हैं कौन सी दो टीमें एक दूसरे के आमने सामने हैं, अर्जेंटीना वर्सेस फ्रांस, ये होगा मुकाबला। ये दोनों टीमें इससे पहले सिर्फ एक दफ़ा फीफा वर्ल्ड कप में बाय द वे आमने सामने आई हैं। ये पिछला वर्ल्ड कप था, क्वार्टर फाइनल था, और फ्रांस ने एक बहुत ही दिलचस्प मुकाबले के बाद, इट वाज अ 7 मैच थ्रिलर दैट वाज प्लेड बिटवीन दीज टू साइड्स। 3 के मुकाबले में 4 गोलों से फ्रांस ने कामयाबी हासिल की थी और किलियन एम्बेपे वाज द हीरो ऑफ दैट गेम फॉर फ्रांस, 2 गोल स्कोर किए थे। इस बार वो और मेसी एक दूसरे के आमने सामने होंगे। मौका मिला तो इस मैच के हवाले से भी थोड़ा बहुत हम ज़रूर बात करेंगे। ये भी याद रहे कि इस फाइनल से पहले भी एक और मैच होना है, विच इज़ द 3rd and 4th पोजीशन प्ले ऑफ। मोरक्को का मुकाबला होगा क्रोएशिया के साथ, और देखते हैं कि मोरक्को क्या अपने इस इंतहाई यादगार टूर्नामेंट को ऑन द हाई ख़त्म करेगा। सो दैट्स इट फॉर व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स। बिल्कुल जी। सो क्या मोरक्को जो है इस अपने इस टूर्नामेंट को कहते हैं ना एक फाइनल स्टैंप लगा सकेगा कि नहीं लगा सकेगा, एंड डेफिनेटली दिस वुड बी द फाइनल स्टैम्प फॉर मोरक्को अगर वो 3rd प्लेस पे भी एंड अप करते हैं, बिकॉज अ टीम और उनके रीजन की टीम जो कि आज तक कभी सेमीफाइनल में नहीं पहुंची है, वो अगर जो है 3rd प्लेस पे भी स्टैंप आउट करते हैं अपने आप को, तो दैट वुड बी रियली यस एब्सोल्युटली, बिल्कुल जी। इसके अलावा इस वक्त दुनिया क्रिकेट में एक बड़ा अनयूजुअल वाकया हुआ है और ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग का आगाज हो गया है। अब से 2 दिन पहले की ये बात, और अब से थोड़ी देर पहले, जस्ट इन केस यू डू नॉट नो, एक नया रिकॉर्ड बन गया है T20 क्रिकेट में। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट बिग बैश लीग, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट T20 नेशनल, पूरी ओवरऑल T20 में लोएस्ट स्कोर कोई टीम ने जो है वो किया है। मुकाबला चल रहा था एडिलेड स्ट्राइकर्स का सिडनी थंडर्स के साथ, और सिडनी थंडर्स की पूरी टीम जो है वो अपने होम ग्राउंड सिडनी में ही 15 रन्स बनाकर आउट हो गई। 5.5 ओवर्स में पूरी टीम 15 रन्स पर आउट। दिस इज द लोएस्ट टोटल एवर इन T20 क्रिकेट। कंग्रेचुलेशन टू द टर्किश क्रिकेट बोर्ड। आपका रिकॉर्ड जो है 16 रन का था, 21 रन का था। आपका रिकॉर्ड टूट गया है। सिडनी थंडर्स आउट फॉर 15, दे वर चेजिंग जस्ट 140 रन्स। और किसी ने सोचा नहीं होगा कि ये 21 रन का भी रिकॉर्ड टूट जाएगा। टीम नहीं है, मगर अदील ये तो हुआ काफी, मतलब वो कहते हैं ना 7 समंदर पार ये हुआ, मगर यहाँ पाकिस्तान में भी डोमेस्टिक के वक्त जो है वो केपी की टीम बंडल आउट कर गई जस्ट फॉर 40 रन, 50 ओवर्स। बाय द वे ये पाकिस्तान कप चल रहा है, तो यस 50 ओवर्स के मैचेस यहाँ पे हो रहे हैं। लिस्ट ए के ये मुकाबले हैं जिसमें केपी की टीम जो है वो सिर्फ और सिर्फ 40 रन बना सकी एंड बंडल आउट कर गई। सिंध की टीम ने भी ये 40 रन बनाने के लिए 6 विकेटों का नुकसान। सो यस, आज जो है ना वो आज मुझे लगता है बॉलर्स का दिन था। बस आज के बॉलर्स का खास दिन था। वैसे एक चीज तो है, आई मीन केपी की टीम जितना डोमिनेट कर रही थी पिछले कुछ सालों में, दिस ईयर हैड बीन अ प्रीटी, मैं कहूंगा कि थोड़ा सा उनके लिए ये मुश्किल साल रहा है। शायद इसकी बहुत बड़ी, आई थिंक उसकी शायद बहुत बड़ी वजह भी है कि केपी के बहुत से टॉप प्लेयर्स की रिप्रेजेंटेशन अब पाकिस्तान टीम में भी हो रही है। मे बी दिस कुड बी द रीजन, लेकिन फिर भी आई थिंक बेंच स्ट्रेंथ यहाँ टेस्ट होती है। कराची के साथ, सिंध के साथ कायदे आज़म ट्रॉफी के फाइनल में यही हुआ। आपके मेन 4-5 खिलाड़ी आके बेचारे खेले तो नहीं ज्यादा, लेकिन फिर भी उसके बावजूद 2 टॉप प्लेयर जो थे सिंध के वो इधर फाइनल में पाकिस्तान स्क्वाड में आ गए थे। But KP, yeah, I think Sindh is doing pretty well in this tournament as well, and all eyes on some players like Saim. बल्कि हम बात करेंगे जब आगे चल के तफसील से। Exactly. Saim has been drafted by पेशावर ज़ल्मी, बाबर के साथ खेल रहे होंगे, और लोगों के जहन में ऑलरेडी ये सवाल आने शुरू हो गए हैं
कि पिक तो कर लिया है, खेलेंगे या नहीं? बहुत बहुत बड़ा सवाल है ये, बिकॉज जहां हम साइम अयूब की बात कर रहे हैं वहां पेशावर ज़ल्मी में हसीबुल्ला भी हैं, बिल्कुल, तो वो भी ओपनिंग बैटर हैं, साइम भी हैं, मोहम्मद हारिस की वजह शोहरत पिछले पीएसएल में ओपनिंग ही थी। तो क्या अब क्योंकि पाकिस्तान टीम में वो ओपनिंग नहीं कर सकते तो क्या उनको वन डाउन खिलाया जाएगा और बाबर एज यूजुअल ओपन करेंगे? ये तो मुझे लगता है कि किसी पेशावर ज़ल्मी के किसी रिप्रेजेंटेटिव को ऑन बोर्ड लेकर उनसे जरूर ये पूछना चाहिए वेदर क्या अब स्ट्रैटेजी होगी। मैं तो वाकई सीरियसली लाइक बाबर पर द अटेंशन इज ऑन बाबर सवेरा, बिकॉज हमें पता है कि एक तो उनकी अपनी कप्तानी, देखिए एक तो बाबर एक बहुत ही खतरनाक इस वक्त पोजीशन पे बैठे हुए हैं, ही वुड बिकम, अल्लाह ना करे ऐसा हो, वैसे पाकिस्तान क्रिकेट फैंस दैट इज द लास्ट थिंग दैट वी वांट कि हमारी टीम अपने ही ग्राउंड में क्लीन स्वीप उनका हो जाता है, और अगर ये क्लीन स्वीप हो जाता है तो ये बाबर के ज़ाहिर है कप्तानी में होगा, जो कि एक बहुत नेगेटिव चीज़ है। प्लस बाबर का पिछला पीएसएल का वो जो एक दाग धोना है वो भी है सिलसिला, और अभी जो टीम सेलेक्ट की है पेशावर ज़ल्मी, ज़ाहिर टीम के बैलेंस, इन सारी चीज़ों के हवाले से हम बात करेंगे, बिकॉज सवेरा अगर आपको याद हो लास्ट ईयर जब कराची किंग्स ने अपनी टीम सिलेक्शन की थी उसी वक्त देखकर हमने कहा था कि इसका बैलेंस काफ़ी आउट लग रहा है, लेकिन बहरहाल one team that is getting its selection pretty much right सवेरा is लाहौर कलंदर्स। बिल्कुल जी, ऑन स्पॉट जिस तरह सिलेक्शंस हुए, एंड यस द डिफेंडिंग चैंपियन लाहौर कलंदर, और हमारे साथ इस वक्त जो हैं समीम राना साहब मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है बिकॉज बड़े एक्टिवली हमें वो दिखते हैं लाहौर कलंदर्स के साथ। सो समीम साहब बहुत बहुत खुश आमदीद। थैंक यू वेरी मच सवेरा, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द टीम, क्योंकि लाहौर कलंदर्स की मैं अगर टीम को देखती हूँ, अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम, और ऑब्वियसली डिफेंडिंग चैंपियंस के ऊपर जो है वो ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, सबकी नज़रें होती हैं कि क्या कंसेक्यूटिव विन्स हमें देखने को मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, बिकॉज बहुत देर से जीत आई लाहौर कलंदर्स के लिए, बड़ा इंतज़ार किया लाहौर कलंदर्स के फैंस ने, एंड इवेंचुअली वो जीत मिली थी। सो आप सेटिस्फाइड हैं स्क्वाड से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, और वो जो इंतज़ार था वो बेसिकली वी टेक इट एज अ लर्निंग पीरियड, और उसमें बहुत सारी चीज़ें हमें लर्न करने को मिली, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ इज़ द रिटेंशन इन द ड्राफ्ट प्रोसेस। और आई थिंक जो अभी आपको नज़र आ रहा है हमारी पिक्स को देख के, वो हमारी लर्निंग को रिफ्लेक्ट कर रहा है, और अपने प्रीवियस मिस्टेक्स से सीखते हुए हमने कोशिश की है, बट ऑब्वियसली ड्राफ्ट इज़ अ वेरी ट्रिकी प्रोसेस। समटाइम आपके हाथ में होती हैं चीज़ें, आप प्लान करते हैं, लेकिन पिक ऑर्डर ऐसे होते हैं आप नहीं मैनेज कर सके, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दिस टाइम अराउंड हम बहुत सेटिस्फाइड हैं। हमने जो प्लान किया था एक्चुअली हमने उससे बढ़ के गेन कर लिया, so this was very good actually। बिल्कुल जी, एक तो आप लोगों ने एंट्री बड़ी धमाकेदार मारी के ड्राफ्ट में, माशाल्लाह, ऑल ड्रेस्ड इन ब्लैक, मैन इन ब्लैक सारे, एवरीवन लुकिंग वेरी स्मार्ट। आज उसी से इंस्पायर होकर मैं भी आज ब्लैक कोट पहन के आया हूँ बाय द शो में। आई एम नॉट लुकिंग एज गुड एज यू गाइस वर, लेकिन समीन साहब एक चीज़ जो बात है जी, लॉयल्टी, और आप लोग जो उसको वैल्यू करते हैं, फ़खर ज़मान की पिक, आई मीन ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे लिए थोड़ी सी सरप्राइज थी, लेकिन फ़खर के हवाले से कुछ बात करें। वी नो फ़खर इज़ अंडर प्रेशर, थोड़े से रन्स भी नहीं आ रहे हैं, और पाकिस्तान के लिए भी अनफॉर्चुनेटली इंजरी का भी उनका सिलसिला चल रहा है, लेकिन फ़खर ज़मान ऐसा लगता है कि जो अच्छी बात लाहौर कलंदर में नज़र आती है, जिस तरह के अक्सर फुटबॉल क्लब में होता है कि फुटबॉल क्लब्स में होता है कि एक जो बेस जो कोर होती है उसको रखा जाता है, उसको लूज नहीं किया जाता। इस हवाले से फ़खर की सिलेक्शन के हवाले से समीन साहब देखिए, बिल्कुल आपने सही बात की है, हमारी भी यही लर्निंग थी, और अगर आपको याद हो पहले 2-3 सीजन तो हम हर साल जो थे वो 6-6, 7-7 प्लेयर चेंज कर देते होते थे और पूरी नई टीम बना देते थे, लेकिन उसका नुकसान होता है, और उसकी कुछ वजह टेक्निकल भी थी अदर देन हमारी लर्निंग के अलावा भी, क्योंकि हमारी पहले ड्राफ्ट में पिक लास्ट आई थी और बहुत सारी चीजें हम नहीं पिक कर पाए थे, और उस स्कोर को बनाते बनाते हमें इतना टाइम लगा, जिसके लिए हमें प्लेयर डेवलपमेंट भी करना पड़ा, क्योंकि जो बाकी टीमें जिन्होंने प्लेयर पिक कर लिए थे वो छोड़ते नहीं है। जिस तरह अब मुझे हंसी आती है कि सारे लोग कहते हैं कि शहीन और हारिस आपके पास है, ये तो ज्यादती है। तो शहीन और हारिस कभी किसी के पास थे? ये वो टाइम भी था जब शहीन और हारिस को इंट्रोड्यूस भी लाहौर कलंदर ने ही करवाया था। तो मैं कहता हूँ कि आप अपना मेहनत करें, जिस तरह हमने प्लेयर डेवलपमेंट किया आप भी करें, बजाय इसके कि आप हमारे प्लेयर्स को तोड़ने की कोशिश करें। मैं समीन साहब एग्जैक्टली यही आपसे अगला जो सवाल पूछने वाली थी कि मतलब एज अ लाहौर कलंदर ग्रुप यूनिट,
हाउ प्राउड डू यू गाइस फील जब आप लोग जो है टीम में रिप्रेजेंटेशंस देखते हैं अपने उन लड़कों की जो कि सोलली मतलब शाहीन तो फिर मैं कहूँ कहीं सिस्टम में कहीं ना कहीं हारिस अचानक से जिस तरह आप लोगों ने डिस्कवर किया एंड जिस तरह हारिस ऑब्जर्व कर रहे हैं टीम पाकिस्तान को, हाउ प्राउड डू यू फील ऑफ दिस फैक्ट? मैं समझता हूँ कि हमारे लिए इससे ज्यादा प्राउड हो नहीं सकता। मेरा ख्याल है, और मैं भी थोड़ा सा शायद इस लोगों को बात पसंद ना आए, लेकिन हमारे लिए ट्रॉफी से ज्यादा बड़ी ट्रॉफी हारिस रऊफ है। हमने PSL 7 अल्हम्दुलिल्लाह जीती, लेकिन हमारी ट्रॉफी हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी, फखर जमान, ये हमारी ट्रॉफी है। और हम जितना प्राउड फील करते हैं, फखर की भी बात की पहले, सॉरी मैं उसका आंसर नहीं कर सका। देयर वाज नेवर अ डाउट ऑन फखर, किसी को डाउट नहीं है फखर की एबिलिटी पे, और फखर किसी भी फॉर्म और शेप में लाहौर कलंदर का हिस्सा है और रहेंगे। मैं इसको इस तरह से जस्टिफाई करता हूँ कि ये जो आपकी कोर है वो इंटैक्ट रहनी चाहिए। फॉर्म और फिटनेस हर प्लेयर के ऊपर आती है। दिस इज द टाइम व्हेन आवर प्लेयर नीड आवर सपोर्ट, और उस वक्त आपको उनके साथ खड़े होना चाहिए। नहीं, that's a beautiful thought। और मैं अभी आपके पिक्स को देख रहा था समीन साहब, इसमें दिलबर हुसैन भी नजर आ रहे हैं, अहमद दानियाल, ये भी हम वैसे कह सकते हैं कि ये भी लाहौर कलंदर्स की ही प्रोडक्ट्स हैं। जी डेफिनेटली, ये मतलब ये हकीकतन लाहौर कलंदर की प्रोडक्ट है। दानियाल तो अब जब हमने 2 साल पहले बिग बैश में भी उनको भेजा था, और दिलबर का तो सबको पता है, पहला सीजन 13 विकेट्स लिए एज इमर्जिंग खेले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंजरी का शिकार हो गए। तो हमारा जो फिलॉसफी है वो वही है, जिस तरह शाहीन अक्सर बात करते हैं कि ये फैमिली है। फैमिली में जो मेंबर्स होते हैं ना, जब वो मुश्किल में आते हैं तो उनको छोड़ नहीं दिया जाता, उनके साथ खड़ा हुआ जाता है। Very nice. नहीं, ये बहुत अच्छा ये पॉइंट ऑफ व्यू, और वाकई फिर उस तरह रिस्पॉन्ड भी करते हैं। बिकॉज आई रिमेंबर जब लास्ट PSL में आप लोग फाइनल खेल रहे थे और राशिद खान नहीं आ पा रहे थे, हमारे पास यहाँ शो पे उस वक्त राशिद मौजूद थे, और हमने राशिद से उस सिलसिले में बात की थी। एंड जितने वो पैशनेट और इंथुजियास्टिक थे कि मैं अगर थोड़ा सा भी टाइम होता ना बीच में, क्योंकि उनकी नेशनल ड्यूटी का वो था, तो वो थे कि मैं किसी तरह उड़कर आ जाता। तो ये सिर्फ हम ये एक पाकिस्तानी कोर की तो बात कर रहे हैं, मगर फॉरेन प्लेयर्स की भी एक अच्छी बॉन्डिंग जो है वो लाहौर कलंदर्स के साथ बनती जा रही है। डेफिनेटली वो राशिद के जो आपने वाकया बताया, मैं आपको थोड़ा सा एलाबोरेट कर दूं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता। एक्चुअली वी वर ब्रिंगिंग हिम, हमने चार्टर्ड फ्लाइट कर ली थी। मेरी रात को राशिद से बात हुई, उसने कहा समीन भाई मुझे आना है, मुझे नहीं पता, मैं ये मैच नहीं मिस करूंगा। और मैंने कहा ठीक है, द शॉर्टेस्ट पॉसिबल वाज वी गॉट द प्लेन रेडी। और लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि वो अगर राशिद आ जाते और वो आने के लिए रेडी थे, वापस जाके कोविड टेस्ट करवाना मस्ट था टीम को ज्वाइन करने के लिए, और उसके लिए उनको 12 घंटे का वेट था। और बाय द टाइम श्रीलंका में आई सपोज दे वर प्लेइंग देयर, और वहां पे मैंडेटरी था कि कोविड टेस्ट होना। अदरवाइज तो राशिद के बगैर तो कप लिफ्ट करने का मजा हमारा जो था वो डबल हो जाता राशिद के साथ, अगर हम लिफ्ट करते। वो हमारे साथ थे जी, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे दोबारा। समीन साहब जबरदस्त, और मजा आता वो अंडरटेकर किस्म की एंट्री हो जाती राशिद की, स्टेडियम की लाइट बंद, अचानक राशिद मेक्स एन एंट्री। बट थैंक यू सो मच समीन साहब, बहुत शुक्रिया। गुड लक फॉर सुपर लीग ड्राफ्ट्स के हवाले से मजीद तफसील से हम बात करेंगे। लाला भी हमारे साथ थोड़ी देर में होंगे, लेकिन इस वक्त हम बढ़ रहे हैं ब्रेक की जाने। मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप वाचिंग गेम सेट मैच। एंड वेलकम बैक टू गेम सेट मैच। डिस्कशन हमारी हो रही थी PSL के हवाले से, फोकस हमारा PSL पे था और यही डिस्कशन हो रही थी। समीन राना हमारे साथ मौजूद थे, लाहौर कलंदर्स के स्क्वाड से हवाले से भी बात हुई, बाकी और स्क्वाड्स के हवाले से भी डिस्कशन होगी। लाला जैसे ही हमें ज्वाइन इन करेंगे तो ये बात करेंगे। मगर आज हुई एक और चीज़, वो ये कि अजहर अली 96 टेस्ट मैचेस खेलकर 797 रन उन्होंने बनाए, जिसमें 35 50s एंड 19 सेंचुरीज हैं। ये अजहर अली के रिकॉर्ड्स में ये बोल सकते हैं, बता सकते हैं, बट द काइंड ऑफ करियर एंड टेन्योर दैट ही हैड, वो उस वाले क्रिटिकल टाइम पे पाकिस्तान टीम के साथ रहे, जिस वक्त एक हमारे साथ वो पूरा क्रिटिकल टाइम गुजरा 2010 का, जहां से चेंज ओवर आया पाकिस्तान टीम के लिए। एंड अजहर अली बीइंग द नॉन कंट्रोवर्शियल, इतने अरसे से कोई उनके साथ ना किसी से लड़ाई, ना कोई कंट्रोवर्सी, कुछ भी अटैच नहीं है। सो अजहर अली ने जो है आज ऐलान किया कि अब जो अगला टेस्ट होगा दैट वुड बी हिज लास्ट टेस्ट एंड ही विल हैंग हिज बूट। सो ही इज़ नॉट वेटिंग फॉर हिज 100 टेस्ट, बिकॉज उन्होंने कहा कि ऐसा है ही नहीं मौका। सो साथ ही साथ शाहिद खान आफरीदी यानी लाला की भी उन्होंने बात की, बिकॉज उन्होंने उनके अंडर जो है वो डेब्यू किया और पहला मैच खेला। लाला के सपोर्ट के हवाले से भी बात की। सो लाला को वेलकम करते हैं गेम सेट मैच में, और उनसे भी अजहर अली के बारे में
कुछ जानते हैं, कुछ पूछते हैं। सो वेलकम टू द शो लाला। शाहिद खान आफरीदी हमारे साथ। सवेरा आदिल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम लाला। बिल्कुल ठीक। लाला, बात करते हैं ना कुछ, यानी कि आपके टाइम पे डेब्यू किया अजहर अली, बहुत ज़बरदस्त करियर, 97 टेस्ट, इतने साल क्रिकेट खेली। पहला इंप्रेशन लाला कुछ याद आता है अजहर अली को जब पहली बार देखा होगा खेलते हुए, इसको टीम में लाना चाहिए, इसको खिलाना चाहिए, उनका डेब्यू, कुछ अगर अपनी याददाश्तें शेयर करें। अच्छा, अजहर अली का जो स्टार्ट था क्रिकेट का, वो एज ए लेग स्पिनर देखा मैंने, और बॉलिंग के साथ साथ एंड देन बिकम अ बैट्समैन, वो भी बड़ा जबरदस्त बैट्समैन। तो ये बड़ी बात है। जैसे अगर हम ऑस्ट्रेलियन देखें, स्मिथ जो थे उन्होंने लेग स्पिनर से शुरू किया, अंदर वो टॉप दुनिया के बैट्समैन बने। तो अजहर अली जो था वो शुरू से ये अजहर अली की जो अंदर जो मुझे मजेदार चीज नजर आई, वो बहुत पैट्रियोटिक किस्म का, और वो एक हो ना कि अपने गेम से इश्क हो उसको, और कुछ बनना चाहता हो, उसके अपने ख्वाब हो पाकिस्तान को लेके, पाकिस्तान से खेलने का। तो ये कुछ जो प्लेयर्स होते हैं, इनकी बॉडी लैंग्वेज आपको बता दी थी कि अपने कुछ करना चाहते हैं। तो कुछ करने का जो अज़म था, वो माशाल्लाह एक अच्छे एक्सपीरियंस, इतने टेस्ट मैच खेल लेना, आप मुश्किल कंडीशन में उस लड़के के रन्स हैं, तो वो चीज़ें हैं जो अजहर अली को आज अजहर अली बनाया है। तो उसकी परफॉर्मेंसेस को मैं हमेशा देखता हूँ, और एक टीम मैन, मुझे उसके अंदर जो अच्छी चीज़ नजर आई, वो टीम मैन रहा है वो लड़का। बिल्कुल। और आपके सपोर्ट की भी लाला उन्होंने बात की कि मतलब आज तक जो है वो उन्होंने हमेशा जब भी आपकी तरफ पलट के देखा, आपकी तरफ से सपोर्ट ही मिला है। सो स्पेशली आपका नाम मेंशन करके और थैंक यू किया। सवेरा होता ही है कि मैं अभी भी कुछ लड़के हैं, जैसे चले मैं आपको हसन अली की बात बता देता हूँ, टीम में नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि हसन अली ने पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अब वो टीम में नहीं है, तो मैं नहीं चाहता कि लोग ये हों कि भूल जाएं। मैं ये समझता हूँ कि हसन अली को अभी भी मेरी बात होती है, मैं उसको मैसेज करता हूँ, खुद से मैसेज करता हूँ कि हिम्मत नहीं हारनी, दोबारा कम बैक करना है, डोमेस्टिक क्रिकेट को सीरियस लेना है, अगर क्रिकेट खेलनी है तो फिर क्रिकेट ही खेलनी है। तो ये वो चीजें होती हैं जो आप करते हो एज अ सीनियर प्लेयर, आप अपने जूनियर्स को साथ लेके चलते हो और सपोर्ट करते हो। देखो, अच्छे वक्त पे तो हर कोई साथ होता है, बात तो वो है जब मुश्किल वक्त हो आपके ऊपर सब कोई साथ खड़ा हो, तो वो अच्छी बात होती है। और ये हमारे पाकिस्तान के हीरोज हैं जी, हम नहीं सपोर्ट करेंगे तो कौन करेगा इनको। बिल्कुल, उसमें कोई शक नहीं है लाला। सारे सीनियर्स ऐसा सोचने लगे हैं, तो मेरे ख्याल से सारे जो यंगस्टर्स हैं वो बहुत ज्यादा और कॉन्फिडेंट हो जाएं। दैट इज सो ट्रू। हमने अभी अनफॉर्चुनेटली देख रहे हैं कि बड़ा सिनिकल सा माहौल हो जाता है। हमारे जो टेलीविजन पे आते हैं पुराने लेजेंडरी खिलाड़ी, आके बड़ी सख्त और करख्त किस्म की बातें कर रहे होते हैं। लेकिन लाला, अजहर अली के अगर हम करियर पे नज़र डालते हैं, सो तकरीबन ये 12-13 साल का जो इनका करियर था, इसके दो हिस्से नज़र आते हैं हमें। एक वो टाइम था जब वो मिसबा और यूनुस के साथ खेल रहे थे, और फिर मिसबा और यूनुस की रिटायरमेंट के बाद बहुत बुनियादी इसमें फ़र्क नज़र आता है। अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल वी हैव लॉस्ट हिम। फोन बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गया, बट एक फैक्टर था। हाँ। और उनकी जो एवरेज है, अगर हम उनका करियर, अजहर अली का पूरा अगर हम करियर का अगर देखें, आपकी स्क्रीन पर जो है वो हम लेकर आते हैं, तो फिर आप देख सकते हैं कि 96 टेस्ट मैचेस अभी जो अच्छा पैकेज है, वो पैकेज पे हम नजर डालते पैकेज हमारे पास है। तो आइए जी पैकेज देखते हैं और फिर उसके बाद इनके करियर के हवाले से मजीद बात करेंगे। आई थिंक ये जो टेस्ट मैच आप आखिर में देख रहे थे, आई थिंक दिस वाज एन आइडियल सिचुएशन अजहर अली के लिए अपने करियर को। देखिए, हमें सबको पता था कि अजहर अली अपने आखिरी चंद मैचेस खेल रहे हैं, और जिस वक्त अजहर अली बैटिंग भी कर रहे थे, बहुत दिल में ये ख्याल था और उम्मीद थी कि अजहर अली रुकेंगे, मैच फिनिश करके जाएंगे, पाकिस्तान को मैच जिताएंगे। लाला हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। लाला, मैं बात कर रहा था कि अजहर अली 42 की एवरेज पे अपना करियर ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन मिसबा और यूनुस के जाने के बाद उनकी एवरेज जो थी वो शायद 34 रह गई थी। उससे पहले उनकी एवरेज लेट हाई 40s में हुआ करती थी। क्या बुनियादी फ़र्क पड़ा? क्या प्रेशर बहुत ज़्यादा अजहर पे आ गया था इन दोनों बड़े प्लेयर्स की रिटायरमेंट के बाद, और वो उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाए ठीक से? देखें, एक बड़ा जबरदस्त, जब मिसबा की बात कर रहे हैं, इमरान खान इन्होंने बिल्कुल टीम को एक बैकबोन थे ये सारे और बड़ा जबरदस्त अजहर अली के साथ ये कॉम्बिनेशन बड़ा जबरदस्त बना हुआ था इनका। जब चले जाते हैं सीनियर प्लेयर, फिर जारी बात है जो जूनियर होता है उनके ऊपर जिम्मेदारियां आती हैं, और जब जिम्मेदारियां आती हैं तो फिर जिम्मेदारियों के साथ मेरा मतलब है कि आपको परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जिस तरह लास्ट टाइम मैंने कहा था कि जब जितने आप सीनियर होते रहते हैं उतना आपके ऊपर प्रेशर और उतना क्रिटिसिज्म जब आप परफॉर्म करते तो और खैर अच्छा होता है, लेकिन ये कि फिर जब हारती है टीम तो सीनियर ज्यादा नजर आ रहे होते हैं या कप्तान नजर आ रहा होता है। तो आई नो कि अजहर अली ने जिस तरह शुरू किया था
और जो इंग्लैंड की उसकी इनिंगें हैं एक मुश्किल सिचुएशन के अंदर, वो भी मुझे अभी तक याद है कि बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया। उसके बाद जब परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी, ग्राफ नीचे आ रहा था और परफॉर्मेंस का ओवरऑल, मैं समझता हूँ ओवरऑल अजहर अली ने जो डिसीजन लिया है बहुत अच्छा डिसीजन लिया है और मेरे ख्याल में काफ़ी इज्जत के साथ उसने ये क्रिकेट खेली है। इतने टेस्ट मैचेस कोई आसान बात नहीं है पाकिस्तान के लिए खेलना, और वो कंसिस्टेंट रहा है अपनी परफॉर्मेंस में। बिल्कुल, और वही कि काफ़ी इज्जत के साथ खेली क्रिकेट, एंड उसी इज्जत के साथ बहुत ही रिस्पेक्टफुली आज जो है उन्होंने ऐलान किया अपनी रिटायरमेंट का, जो कि हम यूजुअली पाकिस्तान क्रिकेट में बात करते हैं कि ज़रा मुश्किल हो जाता है। एंड अजहर अली के क्रेडिट पे एक और चीज़ वो है कि ट्रिपल सेंचुरी, दी बैटर हु हैज स्कोर्ड अ ट्रिपल सेंचुरी इन अ पिंक बॉल टेस्ट। और विद दिस एक ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। जी, तो वेलकम बैक टू गेम सेट मैच। एंड आप लोगों से जिस तरह हम डिस्कस कर रहे थे, अभी लाला से इनफैक्ट हमारी डिस्कशन हो रही थी अजहर अली के बारे में, तो एक डिटेल डिस्कशन हमारी अजहर अली के बारे में हुई। बट अब जब हम बात करें फर्दर ऑन, क्योंकि टेस्ट कल से शुरू हो रहा है, सो लाला पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड द थर्ड टेस्ट, कराची टेस्ट, बहुत सारी हमने डिसअपॉइंटमेंट से बचना है, बहुत सारी एम्बैरेसमेंट से बचना है। इस टेस्ट को बचाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज तक पाकिस्तान की सरजमीन पर क्लीन स्वीप नहीं किया है किसी टीम ने पाकिस्तान को, तो मुश्किलात हैं बड़ी। सवेरे पहले ये बात करने से पहले मैं आए थोड़ा सा एक और वो ये कहूँगा कि अगर अजहर अली पहले तो मैं ये सोच रहा था कि क्या पता वो आखिरी टेस्ट खेले या उसको पीसीबी को चाहिए, क्योंकि एक लड़के ने पाकिस्तान की कप्तानी भी की है, परफॉर्मर भी बड़ा रहा है। तो इस तरह, क्योंकि मैं हमेशा देखा है कि हमारी कभी प्लेयरों की एंडिंग अच्छी नहीं रहती, एक अच्छे माहौल में खुदाफिज कहना, तो मैं समझता हूँ कि एक मैच उसको अजहर अली का पीसीबी को ये चाहिए कि अजहर अली की रिटायरमेंट को भी ना ले और न्यूजीलैंड के खिलाफ कहीं पे भी एक टेस्ट मैच खिला के उसका अच्छा सेंड ऑफ होना चाहिए, ये मैं समझता हूँ। लाला, कल मोस्ट प्रोबेबली अजहर अली खेल रहे हैं, कल इमाम की जगह, कल इमामुल हक की जगह अजहर अली आपको खेलते हुए दिखेंगे, बिकॉज इमाम की हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई है। अच्छा चलो, ये तो फिर बहुत ही अच्छी न्यूज़ आपने मुझे सुना दी। अब जारी बात है, जहाँ बैठी है देखी चीजें सारी आपके पास होनी, मेरे पास तो नहीं होनी। दूसरी चीज ये है कि जो आप इंग्लैंड के हवाले से बात कर रहे हैं, देखें ये एक और मौका है। इससे पहले मैं ये समझता हूँ कि हमें इंग्लैंड ने हराया नहीं है, हम खुद इंग्लैंड से हारे हैं। हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी दोनों टेस्ट मैचेस जीतने की, बहुत अच्छा भी किया उसके अंदर हमने। अब वो जो गलतियां, जो फिनिशिंग, जो बड़ा फर्क है पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीम में, वो फर्क ही यही है कि फिनिश हम कर नहीं पा रहे अच्छी तरीके से। वो फिनिशिंग अगर हमें सीख ली या हम उसको गेम को खत्म करना आ जाए हमें, तो हम भी कहीं जाके कहीं पे कोई भी फॉर्मेट की क्रिकेट हम जीत सकते हैं। अब ये तीसरा मैच है, इम्पोर्टेंट आई मीन के इस तरह क्लीन स्वीप नहीं होनी चाहिए। ये सीरीज हमारी अपनी कंडीशन है, हमारे प्लेयर सारे इन्हीं पिचों पे खेल के बड़े हुए हैं, तो मेरे ख्याल में ये एंडिंग अच्छी बिल्कुल भी ना आपको लगेगी ना मुझे लगेगी। बिल्कुल, लेकिन आई थिंक द चांसेस आर प्रीटी सॉलिड। लाला, आप अब एक लग रहा है 2-3 चेंजेस होने वाली हैं, आपकी तरफ से भी सुनने में आया था शान मसूद और सरफराज के हवाले से। शान मसूद तो चले आगा सलमान की जगह टीम में आ जाते हैं, सरफराज की जहां आप बात कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि रिजवान को ब्रेक देना चाहिए, रन नहीं हो रहा, रुक जाओ यार, किसी और को मौका दो, अपना होम ग्राउंड भी है सरफराज का। आदिल बात परफॉर्मेंस की नहीं है, बात यार एक तो सीरीज के अंदर कुछ रहा नहीं, दूसरा ये कि रिजवान को रेस्ट चाहिए, वो कंटिन्यू क्रिकेट खेले जा रहे हैं ये लोग यार, आपको इनको रेस्ट देना पड़ेगा। अगर इनको आगे लेके चलना, आगे वर्ल्ड कप भी आ रहा है, तो इनको रेस्ट देके खिलाएं आप दूसरों को भी मौका दें। ये किसी 1-2 की टीमें नहीं कि वही खेलते रहेंगे, नहीं, हम किसी को ड्रॉप नहीं कर रहे। मैंने कभी नहीं कहा कि इसको ड्रॉप ना करो, आप रेस्ट दो। सरफराज इतना अरसा पाकिस्तान टीम की कप्तानी भी की है, आपको चैंपियंस ट्रॉफी भी जितवाई है, आपकी परफॉर्मेंसेस भी है, तो एटलीस्ट उस सीनियर को इतनी रिस्पेक्ट तो दो कि जिस सीरीज के अंदर आप नहीं हो, आप उन प्लेयर्स को चांस तो खिलाओ, उनको भी जरा पता चले ना। बिल्कुल, और उनको भी तो पता चलना चाहिए। और लाला, जब पिछले मेरे ख्याल से 1 साल से हम इस बात पे मुसलसल कह रहे थे कि वर्कलोड मैनेज करना है, तो उस वक्त हमें आगे से जवाब नहीं मिलता था कि लड़के कितना क्रिकेट खेल रहे हैं। मगर अब बाबर आजम ने खुद, ये दूसरी दफ़ा है जो बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की कि हमें वर्कलोड मैनेज करना पड़ेगा, हमें देखभाल के अपने प्लेयर्स को इस्तेमाल करना पड़ेगा, स्पेशली जो 3 फॉर्मेट खेल रहे हैं। सो क्या ये भी एक इंडिकेशन लगती है इस बात की, 2 के अभी तक हो रहा है रोटेट सरफराज अहमद का नाम, सरफराज ने प्रैक्टिस भी बहुत की है, आपको कल भी नेट्स पे वो प्रैक्टिस करते दिखे, आज भी, मगर कंफर्मेशन नहीं आई है अभी तक, कल ही पता चलेगा कि वो मैदान पे जब दिखेंगे आप।
देखिए अगर ये डिसीजन अगर मैनेजमेंट ने लिया कि रिजवान को रेस्ट करा दिया तो फिर तो बहुत अच्छा है। अगर ये डिसीजन नहीं लिया तो आई मीन मैं क्या बताऊं आपको कि इस तरह चीजों को लेके चलना आगे के लिए ठीक नहीं है। सिलेक्शन कमेटी, टीम हेड कोच और कप्तान, इनके अपने प्लान्स होने चाहिए, डिस्कशन होनी चाहिए, प्लेयर्स के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए। और आई मीन कि उनकी प्लेयर्स की बेहतरी के लिए और टीम की बेहतरी के लिए डिसीजन लिया जाता है, उसमें किसी को भी खिला सकते हैं, किसी को भी रेस्ट करा सकते हैं। तो आई मीन इसको मेरे ख्याल में पूरा मैनेज करना पड़ेगा इन चीजों को, ताकि मैनेजमेंट और प्लेयर्स के अंदर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। लाला आखिरी सवाल आपसे, PSL 8 का ड्राफ्ट कल हो गया, हम आपके ट्वीट्स भी देख रहे थे, आपने कुछ अपनी बड़ी ज़बरदस्त मेमोरीज जो हैं उसका एक कोलाज जो है शेयर किया हुआ था। पहला PSL होगा जिसमें शाहिद खान आफरीदी एज अ प्लेयर शिरकत नहीं कर रहे होंगे। लाला किसी टीम के साथ कोई एसोसिएशन का इरादा है, कोई ऑप्शन ज़ेर गौर है मेंटरिंग के हवाले से? आप बड़े पैशनेट हैं मेंटरिंग के सिलसिले में, तो कुछ है इस हवाले से खबर या कोई प्रोग्रेस? अभी तक ऐसा कोई प्रोग्रेस नहीं है। अगर कोई वेलकम करेगा तो बिल्कुल, क्यों नहीं, व्हाई नॉट। इसलिए कि सारे अच्छा लगता है टीम के साथ होना, अपने हीरोज को देखना और उनके साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना, ड्रेसिंग रूम शेयर करना, अच्छा लगता है, मजा आता है। और हम सीनियर्स का रोल भी यही है कि अपने यंगस्टर्स को जितना सपोर्ट कर सके, जितना उनके साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सके, अच्छी बात है। अगर नहीं भी है तो कोई बड़ी बात नहीं है, और आप उनके बारे में अच्छा पॉजिटिव बोलेंगे। बिल्कुल लाला, एक चीज जो कि कल जब ड्राफ्ट हुआ तो ड्राफ्ट में वो कहते हैं ना कहीं कोई ना कोई थोड़ी बहुत तो बदमजगी होती है, और वो बदमजगी ये हुई कि जावेद आफरीदी हिस्सा नहीं बने ड्राफ्ट का। वो इस वजह से क्योंकि रमीश राजा ने एक स्टेटमेंट दी थी जहां पे पेशावर को रेड फ्लैग एरिया कहा गया था कि वहां मुश्किल है कि हम मैचेस करवा सकें PSL के। एंड अब टोटली हेड ऑन हो गए हैं जब मैं जावेद आफरीदी और रमीश राजा की बात करती हूँ, बिकॉज जावेद आफरीदी ने तो पेशावर की आवाम से अब वादा कर लिया है कि कोई ना कोई मैच अपने फॉरेन प्लेयर्स को तो मैं एटलीस्ट वहां लेकर आऊंगा पेशावर। आपको लगता है कि ये PSL की साख पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा इससे, और हेडलाइंस अच्छी नहीं बनेंगी इंटरनेशनल मीडिया पे? देखिए मेरे ख्याल में सवेरा कुछ जगह चीजें, प्लेटफॉर्म ऐसे होते हैं जहाँ पे आपने बड़ी सोच समझ के बात करनी होती है। अगर हम PSL और पाकिस्तान जो है वो दुनिया भर की टीमों को यहाँ इनवाइट कर रहा है, और फिर हम बैठ के ये कह रहे हैं कि नहीं पेशावर जो है वो रेड जोन है या रेड फ्लैग है या बलूचिस्तान, इस तरह का मैसेज हमें नहीं देना चाहिए। हम आप उसको आप टाल मटोल कर सकते हैं कि नहीं, हम नेक्स्ट ईयर या उससे अगले साल हमारा प्लान है पेशावर में भी कराने का। तो आई मीन हम कोई अच्छी बात नहीं कर रहे। और क्योंकि जावेद अगर ये बात कर रहे हैं तो इसलिए कि जावेद पेशावर की टीम है, और पेशावर वालों का हक है कि पेशावर ज़ल्मी की टीम को वहाँ पे खेलते हुए देखना चाहते हैं। तो आई मीन कि बहुत सोच समझ के मुल्क के हवाले से इस तरह के बयान देने चाहिए ताकि दूसरों पे कोई गलत असर ना पड़े। ऑलराइट लाला, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर योर टाइम। और बहुत ज़बरदस्त बात की लाला ने। आई थिंक पूरा पाकिस्तान हमारा प्यारा मुल्क है, और वाकई मैं अभी पेशावर भी होकर आया हूँ। माशाल्लाह पेशावर की रौनकें अपनी बेहतरीन बहाल हैं, लोगों का कॉन्फिडेंस वापस आया। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि पिछली दहाई में बड़ी तादाद में पेशावर से एग्जिडस हुआ था, लोग दूसरे शहरों में लाहौर, इस्लामाबाद में जाके बसना शुरू हो गए थे। लेकिन पेशावरीज आर वेरी रेजिलियंट पीपल। बल्कि मुझे जो बड़ी अच्छी बात लगी सवेरा वो ये थी कि जो पेशावर की जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, they are using a tagline for all their जो वहाँ पे कुछ कर रहे हैं, and they are calling it Peshawar forever। कहते ये हैं कि this is a 3000-year-old city जो कि तमाम तरह अपनी मुश्किलात और मसाइब के बावजूद हमेशा आबाद रहा है, which is very unusual। अदील, हम जब कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, इन सारी जगहों की बात करते हैं, हमने आहिस्ता आहिस्ता कॉन्फिडेंस गेज किया ना यहाँ लोगों को बुलाने के लिए, जिम्बाब्वे को बुला के और टीम्स को बुला के, मे बी एक्स्ट्रा पैसे दे के टीम्स को हमने बुला के यहाँ कॉन्फिडेंस गेज किया, PSL के मैचेस करा के। सो जो चीजें बैकडोर में कहनी चाहिए वो चीजें नहीं ऑन स्क्रीन कहनी चाहिए। गुड हेडलाइंस ऑल वी टॉक अबाउट, बट यस गेम सेट मैच का वक्त खत्म हुआ। और रिमेंबर दिस इज द बिग वीकेंड, द वर्ल्ड कप फाइनल इज देयर एज वेल। अनफॉर्चुनेटली इस बारे में बात नहीं कर सके, लेकिन मे द बेस्ट टीम विन। फ्रांस रिटेन कर सकता है, 60 साल में पहली बार टीम। योर टीम जल्दी से, टाइम नहीं है हमारे पास। फ्रांस आले ला फ्रांस। सो अर्जेंटीना फॉर मी, सो फ्रांस फॉर अदील। एंड यहाँ पे वक्त खत्म होता है गेम सेट मैच का। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। हैव अ वंडरफुल वीकेंड, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।